हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे मेन सेशन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट लेक्चर होगा। आज हम लोग इस सेशन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सभी चीज एक एक करके स्टडी किया जाएगा, कैसे उसके कंडीशन होता है, सब चीज पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ होमवर्क दिए थे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको बनाएंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ना है, जिसमें CH4 हो गया, NH3 हो गया और H2, यानी तीनों से हम लोग एग्जाम्पल है समझा जाएगा, बहुत कुछ सीखना है। तो इस तीनों को क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, स्ट्रक्चर बताना है, शेप बताना है और बॉन्ड एंगल। इस सभी में चारा बताना है। ऐसा इसलिए कि प्रीवियस लेक्चर देखे तो आप लोग काफी अमेजिंग था, लेकिन बस उस पर एग्जाम्पल नहीं कर पाए थे, टाइम ज्यादा हो गया था। इसीलिए आज हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आपके लिए तीन वो फॉर्मूला बताया था, तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी एक ही फॉर्मूला से अप्लाई करके बताएंगे। हम ऐसे क्या बताए थे आपको, इमेजिंग ट्रिक आपको बताए थे कि जिसका हाइब्रिडेशन निकालना है उसमें सेंट्रल एटम लिख लेना है। सेंट्रल एटम से कैसे पता चलेगा वो भी बताए थे। जिसका नंबर कम होता है, तो CH4 में किसका नंबर कम है, C का, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। अब जो सेंट्रल एटम होता है उसका सबसे पहले निकाल लेते हैं लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे लोग। तो CH4 में कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। उसके बाद हमें चलो मोनो वैलेंट एटम लेके चलना है। तो CH4 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, 1, तो उसका नंबर हम लोग लेके चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 होता है, 4 का 4 होता है और 2 से भाग देना। जिसको इसमें दिक्कत होगा प्रीवियस लेक्चर में यही सब पढ़ा लो, उसको देख लीजिएगा, आपको ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो CH4 है, CH4 इसके हम क्या करेंगे, देखिए 4 4 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4, और 4 जब भी आएगा तो 4 के हम क्या लिखेंगे लोग, 1 S और 3 को P हो जाएगा, sp3 लिखा जाएगा। ये तो आपको पता हो गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए भी आपको ट्रिक बताए थे कि एक पॉइंट हमें कितना अलग अलग अरेंज करना है, 4 को अलग अलग अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लोग। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। पहले इसका भी हाइड्रेशन निकाल लेते हैं लोग, उसके बाद एक एक करके सब लिख लेते हैं। NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो आपको ये बात तो पता होगा कि NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ से नाइट्रोजन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। फिर से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनो वैलेंट एटम होता है, तो उसकी संख्या कितना है, 3 है, और भाग कितना से देना है, 2 से। नहीं यहाँ 5 3 8, 8 को 2 से भाग 4, 4 किलो निकाल देंगे लोग, sp3 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ देगा H2 है, यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन के, उसी की संख्या कम है। तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, सबको ही पहले लिख चुके हैं। और H2 में हाइड्रोजन की मोनो वैलेंट होता है, तो 2 संख्या तो 2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ भी कितना आएगा, 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3। आपको सब सेम इसीलिए बताएंगे, लोन पेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको बताएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन में कितना लोन पेयर होता है, 1, ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर होता है, 2। ये सब दोनों सीख चुके हैं लोग। जाके आप लोग ट्रिक वाला प्लेलिस्ट में देखेंगे, इस सब आपको मिल जाएगा कि कैसे लोन पेयर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम में और मॉलिक्यूल में। तो चलिए इसका हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग देखते हैं। हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। आपको CH4 के लिए तो बताया था कि CH4 कैसे होता है, इसी तरह से बनाते हैं लोग। ये एक भी हो गया, एक भी ऐसे हो गया और दूसरा भी ऐसे हो गया, 2 भी बनाने को बोला था, क्रश कर नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, CH4 का हो जाएगा। अरे इसके लिए आपको नेम भी बताया था, इसका नेम हम लोग क्या लिखते हैं सर जी, ये 4 को इसमें हेडल होता है, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक नीचे हो जाता है। तो 4th फेस होता है, और 4th फेस के लिए हम इसका क्या लिखेंगे लोग, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा सर जी, यहाँ भी सेम वही होगा, टेट्राहेड्रल। ये हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, याद में कि इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम ही होगा। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से क्या करते हैं लोग, स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो ऑलवेज उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर लिखाता है कहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन से है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट से लिखाता है। क्लियर है। अब शेप की बात है, शेप तो आपको बताया थे कि किसी भी मतलब कंपाउंड का शेप और स्ट्रक्चर में भी सेम और डिफरेंट हो सकता है। सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यह किस पर निर्भर करता है, तो जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर है या नहीं है, इस पर डिपेंड्स करता है। CH4 हो गया, हम जानते हैं कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है,
जब लोन पेयर नहीं आएगा तो उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगा। बट चेंज इसके क्या करेगा, बॉन्ड एंगल हम जानते हैं जब टेट्राहेड्रल होता है कितना होता है 109.5 डिग्री, और इसकी संख्या आपको बताया था कितना होता है 6 होता है। तो कैसे संख्या इसके 6 निकलते हैं, इसमें तो सबको दिक्कत होता है। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, 3 हो गया, 4 ऐसे हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टोटल कितना होता है 6 होता है। इसमें क्या होगा, शेप इसका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर आएगा तो सिंपल सी बात है कि इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका शेप क्या होगा, तो इसको शेप निकालने के लिए आप लोग क्या बताते हैं कि जितना लोन पेयर आएगा उतना को हम क्या करेंगे लोग, ब्रेक कर देंगे लोग। तो इसमें कितना लोन पेयर आ रहा है, एक आ रहा है, तुम एक को ऐसे तोड़ देंगे लोग। तो एक को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पिरामिड बन जाएगा ऐसे। तो इसीलिए इसका हम लोग शेप क्या लिखते हैं लोग, पिरामिडल लिखते हैं लोग। और इसी को क्या कहता है, पिरामिडल या फिर हाइपरमिडल। तो आपको ये प्रीवियस लेक्चर में यही सीखा था लोग कैसे होगा। और नहीं, इसका शेप ज्यादा ना होता, इसमें क्या करना है, इसके बाद दो लोन पेयर होता है। तो इस पर हमको कितना तोड़ना होगा, 2 को तोड़ना होगा। एक तो पहले तोड़ चुके हैं, एक और तोड़ देंगे लोग, तो इसको क्या कहेंगे लोग, भी शेप हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे लोग, भी शेप हो जाएगा। नहीं, आपको मेनली यही हम बताना चाहते थे कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो यह जरूरी नहीं कि उसका शेप भी सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी उसका शेप चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू लोन पेयर। लोन पेयर से डिसाइड क्या करते हैं हम लोग, शेप करते हैं। लेकिन शेप बनाना कैसे है, जितना होता है उतना ही को नहीं अरेंज करके, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है पहले उसको अरेंज करते हैं लोग, और फिर उसको क्या करते हैं लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हटा हटा के उसका शेप को डिसाइड करते हैं लोग। तो हाइब्रिड जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कहाँ से लिखाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से। शेप कहाँ से लिखाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से लिखाएगा, मतलब एटम के ओवरलैपिंग से लिखाता है। क्लियर है। अब बॉन्ड एंगल है, याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब लोन पेयर आ जाएगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका होना कितना दिया था 109.5 डिग्री, लेकिन यह न होकर कितना आ जाता है 107 डिग्री हो जाता है। इसका कितना होना चाहिए था, इसका भी 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 109.5 डिग्री ना हो कितना हो जाता है 104.5 डिग्री हो जाता है। तो फिर से आपको ये बताते हैं कि इसमें लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है। फिर क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर क्या होता है बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है सबसे कम होता है। इसीलिए याद रखना है कि लोन पेयर के आने से उसका बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब हम लोग और सीखा जाएगा ऑर्गेनिक में आगे चलने के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा इसको ट्री कैसे बना देते हैं इसको लिख लीजिएगा। तो ट्री क्या है कि देखिए, इफ लोन पेयर present, देन क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बराबर नहीं होगा शेप के। मीन्स आपको ऐसे समझना है कि यदि लोन पेयर होगा तो शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और लोन पेयर नहीं होगा तो क्या लिख देगा लोग, शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा। यानी नो लोन पेयर, देन क्या आ जाएगा, शेप ऑफ मोलिक्यूल इक्वल टू स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वो जियोमेट्रिकल, पूरा फुली 3D है और समझने में भी मजा आएगा। है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि यह किसका टाइप्स होता है, स्ट्रक्चरल का होता है या फिर स्टेरियो का होता है। यह आपको याद होगा तभी यह बता सकते हैं। तो सर हम जानते हैं कि यह स्ट्रक्चरल का टाइप्स नहीं होता है, यह किसका होता है, स्टेरियो का होता है। स्टेरियो का हम लोग सबसे पहले 2 टाइप्स में बांटा था लोग। एक तो कन्फॉर्मेशनल होता है जो कि अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है, और एक क्या होता है कॉन्फ़िगरेशनल होता है जो अभी बाकी है, इसी को केवल हम लोग पढ़ना है। कॉन्फ़िगरेशनल हम लोग क्या करते थे, 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे लोग। एक को हम लोग क्या कहते हैं लोग जियोमेट्रिकल, और एक को हम लोग क्या कहते हैं लोग ऑप्टिकल। तो आपको बता दें कि हम लोग स्ट्रक्चरल में क्या देखे थे लोग कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, यह तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें हमने स्टेरियो में क्या पढ़े हम लोग कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। आइडियल है, हमने क्या पढ़े थे लोग, आइडियल है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट क्या होता है, ओनली 3D में अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। तो अब यहां से सिंपल सी बात है कि जियोमेट्रिकल में भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। केवल डिफरेंट क्या होगा, उसका अरेंजमेंट में डिफरेंट होगा। मतलब 3D में हम लोग कैसे अरेंज करेंगे लोग, वह केवल डिफरेंस हो सकता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखने वाले सबसे पहले आपको तो यह 2 वर्ड अप्लाई करना ही पड़ेगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट ओनली फॉर डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और मोलिक्यूल। लेकिन नहीं, हम लोग अभी पढ़े थे लोग प्रीवियस लेक्चर में कि एटम और मोलिक्यूल का अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है, तो उसको भी हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में करते हैं। तो फिर कन्फर्मेशनल और जियोमेट्रिकल में क्या डिफरेंस होगा। अरे यहाँ बहुत दोनों में मेजर डिफरेंस है कि कन्फर्मेशनल जब होता है तो उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है और उस कारण से उसका अरेंजमेंट डिफरेंस होता है। और जियोमेट्रिकल में होता है कि फ्री रोटेशन पर पॉसिबल नहीं होगा, ये आपस में घूम तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसके स्पेशल अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये पर हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं लोग किस कंडीशन में जीआई शो कर सकता है। ठीक है, तो हेडिंग में लिख लेना है कंपाउंड्स having same molecular formula as well as same structural formula but only difference of 3D arrangement of atom or molecule is called geometrical isomer. 3D arrangement of atom or molecule around free rotation restriction is called geometrical isomer. इसको आगे लिख लीजिएगा लो, इट्स कॉल्ड geometrical isomer। इसको भी हम लोग मिटा रहे हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किस कंडीशन में कोई भी कंपाउंड जीआई शो करेगा। हेडिंग कहना है कंडीशन
फॉर ए कंपाउंड शो GI। आपको क्या बताना है कि GI शो करने के लिए वह कौन कौन सा कंडीशन है जिसके कारण से वो GI कंपाउंड शो कर सकता है। ठीक है, अरे सबसे पहला आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बाध्य होना चाहिए, फ्रीली घूमना नहीं चाहिए। अभी बता रहे हैं कैसे। और दूसरा तीसरा इसको थोड़ा सा लिख के हम लोग देख के समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। तो यह कंपाउंड हो गया, हमसे पूछेगा कि यह कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आपका क्वेश्चन पहले बनना चाहिए, ये देखना है कि इसमें फ्री रोटेशन है या नहीं है। तो इस कंपाउंड को हम इसे आसानी से घुमा सकते हैं, यानी जब आसानी से घूम सकता है तो यह फ्री रोटेशन इसमें है। और जब फ्री रोटेशन है तो इसमें GI शो नहीं करेगा। GI शो करेगा कब, जब इसको हम आसानी से ऐसे घुमाया नहीं जा सकता है। घूम जाएगा तो GI शो नहीं करेगा। अब कैसा करेंगे कि ये नहीं घूमेगा, तो इसको आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए हमारा यह कंपाउंड हो गया। अब इसको पूछा जाएगा कि यह GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम लोग जब ऐसे घुमाएंगे तो इजीली अब ये नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में डबल बना गया है। तो जब भी क्या होगा, कोई कंपाउंड फ्री रोटेशन नहीं करता है तो वह GI शो कर सकता है। फ्री रोटेशन होगा तो वह GI शो नहीं करेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब यह कंपाउंड फ्रीली नहीं घूमेगा तो यह GI शो करेगा ही। इसके साथ और भी हम लोग को 2 कंडीशन आना चाहिए। टोटल कंडीशन कितना होता है, 3 होता है। तीनों कंडीशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वह कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन तो यह फुलफिल है, पहला कंडीशन वो कर रहा है कि यह GI शो नहीं करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है ना, जिसमें आइसोमर्स हम लोग कब कहेंगे लोग, जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यदि डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, वो तो है, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। या तो 3D में चेंज हो या फिर 2D में चेंज हो, कैसे भी चेंज होना चाहिए। तो अब इसमें चेंज करने का रूल क्या होता है कि इसको तोड़ के इधर उधर अरेंज करना। हम इसको इधर उधर अरेंज कर दिए। ये आपके सामने हम क्या कि इन दोनों के एक्सचेंज जो किए हैं, इनके आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में एक्सचेंज हुआ है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे पहले जो था हम ऐसे कर दिए तो आपका फिर सेम हो गया, लेकिन जो आपके सामने था फिर वही आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस साइड वाला दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो आपको याद रखना है कि पहला तो फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहां से फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसके दोनों साइड का जो एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह क्या होना चाहिए, यह तो सेम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई आपस में यदि एक भी सेम हो जाएगा तो GI शो नहीं करेगा। यह डिफरेंट डिफरेंट होगा तो GI शो करेगा। अभी हम उसको भी बना के चेक कर लेते हैं लोग। देखिए जिसमें यह दोनों क्या हो गया, यह दोनों देखिएगा तो एकदम बिल्कुल क्या होगा, देखिए आपको लग गया होगा कि यह दोनों कंपाउंड हम लोग जो देखने में लग रहा है बिल्कुल तो सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ यह दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ यह दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम साइड है। बाकी हम देखेंगे तो बाकी दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो आपका मतलब क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड लग तो रहा है कि बिल्कुल सेम होगा, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो हमसे पूछा गया कि यह दोनों कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। कैसे करेगा इसको ध्यान से समझना है। क्योंकि पहला जिसमें फ्री रोटेशन नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक किसी को चेंज करना है। तो हम इसको सपोर्टेड ऐसे चेंज कर दिए, इसको इधर ला दिए और इसको इधर ला दिए। अब देखिए आपको दोनों क्या हो गया होगा, बिल्कुल सेम बन गया होगा।
जैसे हम एक बार इसको चेंज किया तो क्या हो गया, अब यहाँ से देख लीजिए दोनों बिल्कुल सेम हो गया है, क्योंकि इधर भी ऐसे देख लेना है और इधर भी देख लेना, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से एक बार हम लोग अरेंज करते हैं, लो ये मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, खाली हम लोग क्या कर रहे हैं यहीं पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल देखिए फिर अलग हो गए, यहाँ ये हो गया इस साइड तो दोनों सेम है लेकिन इस साइड दोनों अलग अलग है। आप कहेंगे सर दोनों तो सेम है, कहेंगे इसको घुमा दीजिए बन जाएगा, लेकिन घूमिएगा नहीं, घूमता तो बन जाता लेकिन यहाँ घूमने वाला नहीं, इसीलिए दोनों कंपाउंड क्या होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो जी आई शो करेगा। हम यहाँ मानेंगे कि दोनों एक दूसरे का करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये दोनों तो सेम है, यहाँ और यहाँ इन दोनों से जुड़ा हुआ ग्रुप सेम हो सकता है, एक ही एटम से जुड़ा हुआ ग्रुप आपस में सेम नहीं होना चाहिए। तो दूसरा हम लोग कंडीशन क्या होगा कि जहाँ फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा उससे एक ही से जुड़ा हुआ दोनों एटम और ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और हम लोग को सीखना है अभी कि पहला देख लो कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा एक ही एटम से जुड़ा हुआ एटम और ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके माइंड में सोचे थोड़ा सा क्वेश्चन बनना चाहिए था कि हम इसको जब तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है ना, आपको तो बताया था कि जब भी तोड़ फोड़ होगा तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन यहाँ रियल में हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, जबरदस्ती घुमा रहे हैं। क्योंकि हम बता दें कि स्ट्रक्चर चेंज कब करते हैं, जब इसको हटा के यहाँ लाएंगे लो, इसको हटा के यहाँ लाएंगे लो, मतलब दो एटम के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। यहाँ एक ही एटम पे एक्सचेंज कर रहे हैं तो यह स्टेरियो चेंज होता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग आते दूसरा कंडीशन तो सीख गए लोग, क्या लिखने वाले हैं लोग, एटम और ग्रुप should not be same individually, आपस में वो एक दूसरे क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेम हो सकता है, आपस में एक दूसरे का सेम नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं कंडीशन क्या है। थर्ड नंबर आपका कंडीशन यह हो जाएगा कि यह हमारा क्या है जी, इसमें देखिए दोनों क्या बना दिए हैं, अलग अलग बना दिए, दोनों तो एकदम ऐसे ही है। अब आपको क्या करना है ना, ये कंपाउंड हमसे पूछा है कि जी आई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर आपको क्या करना है उसी तरह से चेंज करके देख लेना है। तो यह दोनों तो आपको सेम दिखाई दे रहा है, यह दोनों को भी सेम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभी क्या है, ऊपर वाला देखिए बिल्कुल सेम है, ध्यान से देख लेना है, और नीचे वाला भी देखिए बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। हम किसी एक को चेंज करें तो नीचे वाला क्या करना है, चेंज करें, दोनों को नहीं चेंज कीजिएगा लोग, किसी एक को चेंज करना है। अब हमने ऐसे कर दिया लो, आपसे पूछेगा कि दोनों सेम है कि अलग अलग है, देखिए यहाँ तो सेम है, सर जी कहेगा कि सर यहाँ अलग अलग हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, इसको आइए चेक हम लोग कर देते हैं कि ऐसे क्या करना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। देखिए क्या दोनों एक दूसरे के आपस में, दोनों एक दूसरे का ऐसे रिलेशन बना रहा है, दोनों में एक दूसरे का ऐसे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यदि जो यहाँ एक दूसरे का दूरी होगा वो यहाँ से भी हो जाएगा, तो यहाँ इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके साथ जो पहला दूरी था अभी भी उसके साथ क्या होगा, वही डिस्टेंस वो होगा, इसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसीलिए क्या देखा गया है कि यह जी आई शो नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन की फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, नहीं घूमना नहीं चाहिए। दूसरा कि दोनों साइड जो एटम और ग्रुप जो है वो अलग अलग होना चाहिए। और थर्ड नंबर कंडीशन होता है कि यह और यह जो टर्मिनल वाला एटम और ग्रुप है एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा तो भी वो जी आई शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होता है रियलिटी में। क्लियर है। तो आइए हमने इसी को अब लिख लेते हैं लोग। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा जी, एटम और ग्रुप
आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वह एक दूसरे का होना चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको यह अभी समझ में आ गया। सबसे पहले कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना है, पहला उस कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम ही होना चाहिए। केवल एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट जो होता है वह डिफरेंट होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना है कि अराउंड फ्री रोटेशन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। फ्री रोटेशन यदि उसमें होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, फ्री रोटेशन यदि हो जाएगा तो कन्फर्मेशनल होगा, जियोमेट्रिकल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होता है कि सर जी किस कंडीशन में कोई कंपाउंड जीआई शो करेगा। यह काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना जीआई कभी भी अधूरा रहेगा। तो सबसे पहला कि सर फ्री रोटेशन उसमें होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए और घूमना नहीं चाहिए। दूसरा लोग का क्या होता है, जो एटम और ग्रुप होगा इसमें यहाँ फ्री रोटेशन है तो यहाँ जो जुड़ा होगा और यहाँ जो जुड़ा होगा वो दोनों आपस में सेम नहीं होना चाहिए। कार्बन की 4 को वैलेंसी होता है, नहीं यहाँ हम लोग ऐसे लेंगे कि 1 और 1 2 को बन गया, तो और बच्चा कितना होगा 2 को। तो यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं होना चाहिए, ए के छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। सर यहाँ ए हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यह दोनों सेम हो सकता है, यह दोनों सेम हो सकता है, यह दोनों आपस में सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब फिर से सर इन दोनों साइड में जो जुड़ा है ये आपस में सेम हो जाएगा, लेकिन एक ही साइड से जो दोनों जुड़ा हुआ है यह आपस में कभी सेम नहीं होना चाहिए। और थर्ड नंबर सर जो एटम और ग्रुप होता है आपस में सेम ही प्लेन होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा ही होना चाहिए। और मान लीजिए ऐसे हम लोग जुड़े हैं तो ऐसे अगर कर देते हैं ना तो वह एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग का नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि सर किस कंडीशनों को पता चलेगा कि फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि यह दोनों तो पॉइंट हमको समझ में आ रहा है। दिक्कत कहाँ होगा, यह कंडीशन में कि कब पता चले, कैसे पता चलेगा कि फ्री रोटेशन है कि नहीं है। क्या डबल बन के कारण से ही फ्री रोटेशन नहीं होता है कि और भी कोई कंडीशन है जिसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है। तो आइए हम लोग का हेडिंग ही होगा कंडीशन फॉर फ्री रोटेशन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड। किस कंडीशन में फ्री रोटेशन संभव नहीं है, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे सबसे पहला आपको क्या करना है जी, कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। किस कंडीशन में कोई कंपाउंड का फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। अरे 3 कंडीशन है जिसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। एक तो अभी देख लो, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, एक तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन नहीं होता है। सेकेंड नंबर सर जी इन केस ऑफ साइकिल यानी कि क्लोज रिंग, क्लोज रिंग के भी केस में फ्री रोटेशन नहीं होता है। और थर्ड नंबर क्या होगा सर जी, इन केस ऑफ लार्ज एस्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप। अब यहां फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो ग्रुप होगा वो लार्ज एस्टेरिक हिंडर होगा या स्मॉल एस्टेरिक हिंडर होगा। तो यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है, अच्छे से याद रखिएगा कि पहला की मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड हम जानते हैं क्या होगा सर जी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल या ट्रिपल होगा तो भी वो क्या करेगा, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि डबल मतलब यह हो गया, इसमें घूमेगा नहीं। ट्रिपल होगा तो और आसानी से नहीं घूमेगा। और दूसरा साइकिल के केस में तो देखिए साइकिल मतलब ऐसे हमने कर लिया लो,
इसी केस में क्या होता है, कभी नहीं घूमेगा, क्योंकि साइकिल बनाएगा उसको घुमाएगा थोड़ी घुमाएगा, क्लोज चेन में नहीं घूमता है। और लार्ज स्टेरिक हिंडर में आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप, हमको पता ही चलेगा कि कौन सा ग्रुप लार्ज स्टेरिक हिंडर होगा और कौन सा ग्रुप स्मॉल हिंडर होगा। तो इसके लिए हम लिख देते हैं, आपको याद है, इधर लिख देते हैं लार्ज स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप। और इधर लिखते हैं स्मॉल स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप। अरे लार्ज में कौन आएगा, तो लार्ज में तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा जितना बड़ा बड़ा ग्रुप आपको पता है सब लार्ज में जाएगा। NO2 हो जाएगा, SO3H हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। उसके बाद इसको ले लेना है CONH2 हाईलाइट, जिसमें इस टाइप के जितना भी आप लोग पढ़े हो सब इसी में आएगा, C3O एक्सेट्रा। और दो और अलग से याद रखना है, एक तो ब्रोमीन हो जाएगा और एक आयोडीन हो जाएगा। याद दो को अच्छे से याद रखना। यहाँ स्मॉल में कौन हो जाएगा जी सर जी, NH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, F हो जाएगा, Cl हो जाएगा, H हो जाएगा, D हो जाएगा और T हो जाएगा। अभी यहाँ दिक्कत क्या होता है सर, हम जानते हैं कि हैलोजन में सर कौन होता है, FCl Bri 4 को होता है। याद रखना है कि पहला दो का होता है स्मॉल हिंड्रेंस होता है और दूसरा लास्ट वाला दो का होता है लार्ज स्टेरिक हिंडर होता है। बाकी में आपको क्या करना है, सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जितना होगा उसके ग्रुप भी जो भी होगा वो स्मॉल हिंडर में आएगा और उसके अलावा जो भी आपको मिल जाएगा वो सब कहाँ आ जाएगा, थर्ड मतलब कि लार्ज स्टेरिक हिंडर में जाएगा। सर एक सी का जो भी कंपाउंड होता है वो किस में आएगा, लार्ज में आएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर एक बार रिकॉल कर लेते हैं लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि CH4 NH3 और H2O का शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और हाइब्रिडेशन कैसे मेंशन करते हैं लोग। कब हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो उसका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल लिखाएगा, कब पिरामिडल लिखाएगा और कब भी शेप लिखेंगे। सब में हाइब्रिडेशन तो सेम ही होता है लेकिन उसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे सबको बताया था। सेकेंड नंबर हम लोग देखे लोग कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। और जस्ट अभी हम लोग देखे हैं लोग कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो कंडीशन होता है उसमें कब मल्टीपल मतलब कब वो क्या करेगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा। और फ्री रोटेशन के अभी हम लोग देखे लोग उसमें लार्ज स्टेरिक हिंडर के केस में फ्री रोटेशन नहीं होता है। वह कौन कौन सा ग्रुप होगा जो लार्ज स्टेरिक हिंडर क्रिएट कर सकता है, तो हम दोनों साइड लिखते हैं। इसको अच्छे से याद रखेगा लोग। नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर होगा उसको हम लोग देखेंगे लोग कि ग्रुप which show GI। और जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, दो क्वेश्चन ऐसे तीन क्वेश्चन रहते हैं वो लोग बना करके रखेंगे लोग। CH3 कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसी नंबर पर नीचे सेंड कर दीजिएगा लोग। दूसरा CH2 और थर्ड नंबर में CH3 यह तीनों में से कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा। मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग का यही होगा कि वह कौन कौन सा आइटम और ग्रुप है जो GI शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। टोटल सर लास्ट क्लास में हम लोग कितना देर क्वेश्चन देखा जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे करेगा टोटल 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखा जाएगा। काफी मतलब इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है क्योंकि पूरा थ्योरी है, मजा भी आएगा। तो लाइन बाय लाइन देखते रहे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि यह लेक्चर के बाद ही वो देखेगा लो तो समझ में आएगा, यह नहीं याद होगा तो वह समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ में। ओके, थैंक्स।